नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका खबर इंडिया वॉइस में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महिला आरक्षण बिल की जरूरत क्यों है। पीएम मोदी के मुताबिक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। इससे हमारा लोकतंत्र और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। उन्होंने लिखा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। ये ऐसा अवसर है जहां समानता, समावेश और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। ये एक ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना होगा। उसे एक ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाए। सांसद का ये फैसला महिलाओं की राजनीति भागीदारी और नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी के लेख को लेकर देश भर में महिलाओं की जो प्रतिक्रिया हैं वो सामने आ रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल की जरूरत आखिर क्यों है। पीएम मोदी के मुताबिक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की मांग है। इससे हमारा लोकतंत्र और भी अधिक जीवंत और सहभागी बनेगा। उन्होंने लिखा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण होगी। 21वीं सदी की विकास यात्रा में हमारा भारत एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत करने वाली एक बड़ी पहल के साक्षी बनने वाले हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब समानता, समावेशन और जन भागीदारी के प्रति हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक नए रूप में सामने आएगी। ये ऐसा समय है जब हमारे देश की संसद को एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाना है। उसे ऐसा कदम आगे बढ़ाना है जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा व्यापक और अधिक प्रातिनिधिक बनाएगा। संसद का यह फैसला महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को नई शक्ति देगा और लोकसभा और विधानसभाओं में उनका उचित स्थान सुनिश्चित करेगा। पीएम मोदी के इस आर्टिकल को लेकर देश भर से महिलाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक औरत को उसका मतलब जो हक है, जो हकूक है, वो कैसे मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है एक नारी शक्ति के लिए। मैं वेलकम करती हूँ जो ये बिल हमारे पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशंस पे पास होगी, क्योंकि इसमें जो 33% वुमेन है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। 273 मेंबर्स पार्लियामेंट मेंबर्स बनेंगी। देखिए, अगर देखा जाए कि एक लड़की को कहते हैं कि वो घर ही संभालेगी एक औरत को, लेकिन अब औरतें दिखाएंगी कि हम घर के साथ साथ अपने मुल्क को कैसे संभालेंगे। जब अपने घर में कोई बात होती है या कोई बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं बच्चा अपनी माँ से पूछता है और हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछता है। तो एक महिला की भूमिका घर में भी जितनी मानी जाती है, मैं समझती हूँ संसद में भी उतनी महिलाओं की भूमिका को रखना चाहिए, क्योंकि जो समस्याएं हैं महिलाओं की वो एक महिला ही अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से कह सकती है। क्योंकि कांग्रेस वो सरकार है, जब यहाँ पर राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसमें राज में क्या कहा जाता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अगर वहां पर महिलाएं उपस्थित हों और अपनी भूमिका उनकी अच्छी हो तो वो इस बात को कह सकती है कि राजस्थान जो है उतना ही महिलाओं का देश है जितना मर्दों का है। सर, अच्छा रहेगा, बिल्कुल महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और महिलाएं जब सारे उसमें आगे बढ़ेंगी सारे क्षेत्रों में, तो महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा करेंगी और अपनी स्वयं की सुरक्षा भी कर पाएंगी। आगे राजनीति में आएंगी तो वो नीति निर्माण करेंगी। जब समाज में महिलाएं आगे आएंगी तो समाज जब महिला और पुरुष दोनों से निर्मित होगा तो आगे भी वो अपने समस्याएं रख पाएंगी और एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगी। देखिए, महिलाओं की भागीदारी हालांकि पहले से है, लेकिन इस आरक्षण के माध्यम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। जो संख्या अब तक संसद में कम रहती थी महिलाओं की, वो बढ़ जाएगी और राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी। तो नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी तो वो महिलाओं को लेकर कुछ विशेष नियम, कायदे, कानून बना पाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी मोदी जी की पहल है। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी, देश की नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी। ये संसद में जो 273 सीटें की है, इससे महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जहाँ पहले 15% सीटें थी, अब वो 33% हो गई है।
इससे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक महिला ही महिला को आगे बढ़ा सकती है। इससे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आएगी, क्योंकि महिला को एक महिला ही समझ सकती है और उसके लिए जो करना होता है महिला ही कर सकती है। तो मोदी जी का ये बहुत बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला है, ऐसे समझ लेते हैं। दरअसल ये बिल देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच चुनावी बहस के केंद्र में आ गया है। इस बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता समर्थन करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दबी जुबान में विपक्ष बिल पेश करने के समय पर सवाल उठा रहा है। इन दलों का मानना है कि सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए ऐसा समय चुना जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार भी चल रहा होगा, जबकि सरकार इसे बाद में भी ला सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल की जरूरत आखिर क्यों है। पीएम मोदी के मुताबिक विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण। अब बात करेंगे भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी संदीप भार्गव का कहना है कि आज हमें वरिष्ठ अधिकारियों से सूचना मिली है कि इस गैस एजेंसी के गोदाम से जो सिलेंडर ले जाए जा रहे थे उसमें जरूरत से कम गैस पाई गई। जांच के दौरान पता चला कि 345 सिलेंडरों में से करीब 30 सिलेंडरों में 1 से 2 किलो तक की गैस की कमी पाई गई। ट्रक जाएगा खाने में, चलो आपका माइनस होगा। आज वरिष्ठ अधिकारियों से हमको सूचना मिली थी कि ये गैस एजेंसी का गोदाम है, जो उस गोदाम के बाहर जो ट्रक है उसमें जो सिलेंडर निकल रहे हैं उनमें कम वजन के सिलेंडर निकल रहे हैं। उसी के आधार पर हम और हमारे खाद्य विभाग की पूरी टीम यहाँ पर जांच के लिए आई है और जांच के दौरान हमने पाया लगभग 30 सिलेंडर के आसपास अभी तौल हमारी चल रही है। 345 सिलेंडर आए थे, उसमें से 30 सिलेंडरों में 1 से 2 किलो गैस कम निकली है। हल्द्वानी में कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुभव है और वो उत्तराखंड के लोगों को अच्छी तरीके से उनसे परिचित हैं। सुमित ने बताया कि उनकी राजनीतिक परिपक्वता और क्षेत्रीय समझ की सराहना करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें चुनावी समीकरणों और विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सम्मानित कुंजवाल जी, सारे लोग सिम्मा राव जी की सरकार में मंत्री बन गई थी 91 तो इतना अनुभव उनके पास है। वो एक एक व्यक्ति को उत्तराखंड के बहुत अच्छी तरह जानती है। राजनीतिक परिपक्वता समूचे उत्तराखंड में कितनी है, कहाँ पे क्या मापदंड है, क्या मानक है, कौन जीत रहा है, सब उनको अच्छा आइडिया है और अच्छा संदेश देके गई है कि जिताना भी है और एकजुटता भी दिखाना। कल भी बैठक हुई थी, अंदरूनी बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये बात बोली। आज भी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करके वो गई हैं और चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी हो, नेता प्रतिपक्ष जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे हरक सिंह रावत जी हो, चाहे हमारे सम्मानित कुंजवाल जी हो, सारे लोगों ने बहुत अच्छी बातें बोली है और हमारी आशा है, जनता की आशा हमसे जुड़ी हुई। वहीं अब बात करेंगे रायपुर की, जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने राज्यसभा प्रत्याशी लक्ष्मी वर्मा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर भी प्रतिक्रिया देते हुए इसे राजनीतिक दिखावा बताया। बता दें कि किरण सिंह देव ने कहा कि भाजपा अपने प्रत्याशी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त है और कांग्रेस बेवजह मुद्दा बना रही है। उन्होंने विपक्ष पर जनता को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया। स्वीकारा भी हो। प्रारंभिक जो आप लोग के माध्यम से, अन्य माध्यमों से सूचना समाचार प्राप्त होती है और बहुत अच्छी स्थिति है और अंत तक अच्छी रहेगी। पवन खेड़ा तो गोल हो गए। ये तो कांग्रेस की परिपाटी रही है, परंपरा रही है कि किसी चुनाव में या किसी विशेष परिस्थितियां जब सामने आती हैं तो एक रॉन्ग नैरेटिव फेंक दो जनता के बीच में। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, और उन्होंने तो इसको स्वीकारा भी और जवाब भी दिया है कि भैया तुम प्रूफ करो इसको, नकली डॉक्यूमेंट्स, नकली सब जानकारियां करके किसी तरीके से। ये तो कांग्रेस के इसी तरीके से और फरेब वाला काम जो है वो उन्होंने किया है। अब मिल नहीं रहे प्रारंभिक।
वहीं बात करेंगे अब पश्चिम बंगाल की, जहां आम जनता उन्हें पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर पर तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी का दावा है कि एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बीच 1000 करोड़ रुपए की डील का मामला सामने आया था। बता दें कि टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस मामले की जांच की मांग की है और इसे चुनावी प्रतिक्रिया और प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताया गया है। वहीं हुमायूं कबीर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वीडियो एआई से बनाया गया है और ये पूरी तरीके से निराधार है। पश्चिम बंगाल के आम जनता उन्नयन पार्टी के चेयरमैन हुमायूं कबीर पर टीएमसी ने बीजेपी नेताओं के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने यह आरोप एक कथित वायरल वीडियो के आधार पर लगाया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है और कहा है कि यह पैसों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला है। जबकि इन आरोपों पर हुमायूं कबीर की भी प्रतिक्रिया आई और वो इन आरोपों को निराधार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है। कोई बीजेपी के साथ मेरा 1 करोड़ भी डील नहीं हुआ, 1000 करोड़ तो दूरस्थ। तो उनको बोलने दीजिए, जो इनको सबूत देना चाहिए, कहाँ का कौन से बीजेपी को नेता को साथ मेरा मिला है, मैं उनको साथ मिला, वो मेरा साथ मिला। कोई वीडियो दिखाना का हिम्मत है तो दिखा देने बोलिए, जो बोलेंगे मान लेंगे। पूरा फेक है, एआई करके ये वीडियो बना के मेरे को पॉलिटिकली फेस नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे को सजेस्ट करके लोगों को सामने मेरे को ये अपदस्थ करने के लिए किया। टीएमसी के आरोपों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी, बीजेपी और हुमायूं कबीर पर निशाना साधा है। अगर ये सच है तो आम लोगों के सामने सवाल जरूर खड़ा होगी कि हुमायूं कबीर आदमी तो है लेकिन किसके लिए काम कर रहे हैं, ये सवाल जरूर पैदा होंगे। इतने पैसे उनके पास, इतने धन कैसे आए कि हेलीकॉप्टर की इस्तेमाल कर रही है, तो ये तो सवाल आ ही रही है बाजार में, लोगों की मन में। तो इसके साथ साथ ये जो मुद्दा आप जिक्र कर रहे हैं, ये अगर सामने आए तो लोगों को पता चलेगी कि नोटों की कौन कर रहे हैं, ढोंग कौन कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कौन कर रहे हैं। लोग इसका जरूर विचार करें। जबकि बीजेपी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि टीएमसी और हुमायूं क्या कर रहे हैं ये तो वो जाने, बाकी बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। देखिए, हुमायूं कबीर का वीडियो है, इसमें जो जवाब देना है हुमायूं कबीर देगा, हमारा क्या है। हुमायूं कबीर ने कैसे बोला, किस तरीके से बोला, अब क्या होश में था नहीं था, उसके ऊपर वो बोलेगा। ये जो वीडियो आया है ये हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तृणमूल कांग्रेस कुछ भी कर सकता है, स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, तृणमूल कांग्रेस के स्ट्रेटेजी भी हो सकते हैं। उल्टा हुमायूं कबीर को पैसा देके तृणमूल ही बुलवा रहा है, ऐसा हो सकता है। दरअसल हुमायूं कबीर ने टीएमसी से निकाले जाने के बाद खुद की पार्टी बनाई है और चुनावी मैदान में वो है। हुमायूं की पार्टी विधानसभा की 294 सीटों में से 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें हुमायूं ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को 2 फेज में चुनाव होंगे और नतीजे 4 मई को आएंगे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। फतेहपुर में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने महिला आरक्षण विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस कानून से राजनीति और समाज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और उन्हें बेहतर अवसर मिलेंगे। देखिए क्या कुछ कहा साध्वी ने। देखिए, ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। आधी आबादी के लिए बहुत, माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना आभार व्यक्त करें वो कम है। आज़ादी के बाद से ये मांग चल रही थी कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में। मेरा सौभाग्य रहा कि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, मैं उस सदन की सदस्य भी थी और बहुत सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ये 16, 17, 18 ये पार्लियामेंट के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा
जब पार्लियामेंट के लिए, विधानसभाओं के लिए नारी शक्ति को राजनीतिक भागीदारी मिलेगी। आज देश के अंदर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमारी देश की मातृशक्ति काम ना कर रही हो। और मैं तो कह सकती हूं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी एक वो है, गृहिणी भी है, सेना में भर्ती होकर के सेना का नेतृत्व भी करती है, पायलट भी बनती है, लोग को पायलट भी ट्रेन भी चलाती है। तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक भागीदारी भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन सौभाग्य होगा जिस दिन पार्लियामेंट में बैठने के लिए महिलाओं को अधिकार। वहीं अब बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर कमेंट करते हुए कहा कि जब वे और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता साथ थे तब पार्टी को लगभग 38% वोट शेयर और 111 सीटें मिली थी। उन्होंने कहा कि जब कई नेता अलग हो चुके हैं जिससे पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है और केवल कुछ ही नेता बचे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा कि राजभर ने इसे राजनीतिक इतिहास का हिस्सा बताते हुए मौजूदा सियासी स्थिति पर सवाल उठाए। अब आप समझ लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान, आपके कृष्णा पटेल और मौर्य जी, केशव मौर्य जी और जयंत चौधरी सपा के साथ थे। इतने लोग, तब वो 38% वोट पाए थे, तब 111 सीट सपा जीती। यही न रहा इतिहास। अब ओम प्रकाश भी हट गए, जयंत भी हट गए, केशव मौर्य भी हट गए, संजय चौहान भी हट गए। अब क्या बचा? और उधर हमारे मजीद भाई यही हैं, यही हैं मजीद भाई, खुर्शीद आलम जी यही हैं, शाहिद खान जी यही हैं। ऐसे जो है लाखों लाख मुसलमान आज प्रदेश में सपा का दामन छोड़ करके हम लोगों के साथ खड़ा है। अब आप समझ। वहीं अब बात करेंगे यमुनानगर की, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा ने महिला आरक्षण विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का प्रस्ताव सबसे पहले कांग्रेस ने पेश किया था, लेकिन उस समय इसका विरोध किया गया। हुड्डा ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब इसे लेकर अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। महिला आरक्षण जो है सबसे पहले कांग्रेस लेके आए। उस टाइम ये विरोध करते थे, जितना आधार कार्ड का विरोध करते थे। अब आधार कार्ड इनको चला गया, 11 साल पहले ऐसा है। वहीं अब बात करेंगे लखनऊ की, जहां पूर्व मंत्री नटवर गोयल ने महिला आरक्षण विधेयक पर बयान दिया। उन्होंने पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनकी सोच देश के विकसित विकास पर केंद्रित है। गोयल ने कहा कि महिलाएं समाज और परिवार का अहम हिस्सा हैं और 33% महिला आरक्षण के लागू होने पर चर्चा जारी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव के समय तक इसे लागू किया जा सकेगा। इससे महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देश के 3 राज्य असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किए गए। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बम्पर मतदान हुआ। शाम तक के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असम में 85.13% मतदान हुआ, जबकि केरल में 77.55% मतदान हुआ। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 79.25% मतदान हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश के 3 राज्य असम, केरल और पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। असम में 126,
केरल में 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बम्पर मतदान इस बार हुआ है। शाम तक के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असम में 85.13% मतदान हुआ है, जबकि केरलम में 77.55% वोटिंग हुई है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 89.25% मतदान दर्ज किया गया है। ये आंकड़ा वोटिंग प्रतिशत के हिसाब से काफी अच्छा है। मतलब ये है कि इस बार लोगों ने जागरूक होकर वोट किया है। कुल मिलाकर 3 राज्यों की 296 सीटों पर वोटिंग हुई और तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीनों में कैद हो चुका है, जिसके बाद पोलिंग एजेंट ईवीएम को बंद करते हुए भी नजर आए। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी की सरकार है, जबकि केरलम में लेफ्ट की पार्टी एलडीएफ की पिनरई विजयन की सरकार है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में एन रंगासामी सीएम है। अब इन तीनों ही राज्यों की पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसका खुलासा 4 मई को हो जाएगा। देश के 3 राज्य असम, केरल और पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। असम में 126, केरल में 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में बम्पर मतदान इस बार हुआ है। शाम तक के अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक असम में 85.13% मतदान हुआ है, जबकि केरलम में 77.55% वोटिंग हुई है। वहीं केंद्र फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।